वेलकम टू डिस्कवर बीइंग्स पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं। मैं चाहूँगा कि वो इंट्रोडक्शन अपना खुद ही एक अपने मशहूर डायलॉग से दें। तो सर प्लीज़ एक ज़रा ज़रा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉफी वगैरह। सर यार ये जो आवाज़ है ना, जब आप कैफ़े में घुसते हैं और एक ये आपको वेलकम मिलता है, जो कि पाकिस्तान में या मैंने जो ट्रैवलिंग करी है, मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा वेलकम किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े के अंदर नहीं देगा। तो सर वेरी वार्म वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मुझे इतनी खुशी हो रही है आपका पॉडकास्ट करते हुए, क्योंकि जो रेस्टोरेंट एक कैफ़े एक्सपीरियंस आपने कराची वालों को आगे दिया है वो सर बहुत ही काबिल तारीफ़ है और बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू। आप मैं सर बिल्कुल जानना चाहूँगा थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में आपके, कि आपने कैसे इस बिज़नेस के अंदर आए, क्या करते रहे इतने टाइम्स, और इस एज में आगे कितना बड़ा रिस्क लेना, ये कैसा था सर ये आपके लिए? अर्ली लाइफ अगर शुरू करेंगे तो मैं 59 ईयर्स का हूँ। बट अर्ली को नहीं है, इसको समराइज करते हैं थोड़ा सा। मेरा बचपन जो है वो काफ़ी स्ट्रगल वाला था। लियारी के चैरिटी स्कूल में से मैट्रिक किया मैंने। खारादर के समझे झोपड़पट्टी में, ओह अच्छी मार्केट के अंदर, खारादर के अंदर एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर छोटे से फ्लैट के अंदर बचपन गुजरा है। सही। तो डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड था, बट स्ट्रगल करा, आगे बढ़े। वहाँ से इस्लामिया कॉलेज गए और 15 साल की उम्र से जॉब करना शुरू करी। बेस्ट पार्ट, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो इतना ज़बरदस्त मेरी लाइफ टर्न आउट हुई कि 15 साल की उम्र से मुझे काम करना पड़ा, Yes. विच वॉज़ वेरी गुड। दैट्स वाई जो मैं हूँ आज, वो सब उसी डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट। उसके बाद इंजीनियर बनने का शौक़ था। अच्छा। इस्लामिया कॉलेज से वो किया, इंटरमीडिएट किया। इस्लामिया कॉलेज इसलिए कि 1 साल का गैप आया मैट्रिक के बाद, कॉलेज जाने के लिए रेडी नहीं था। बेसिकली बस में बैठने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो नहीं थे उस ज़माने में, अच्छा। कि मैं कॉलेज जा सकूं। सही। तो कॉलेज नहीं गया। तो उसके फिर बाद कुछ हालात ऐसे बेहतर हुए कि कॉलेज जाना शुरू हुआ, और वो हालात बेहतर क्या हुए, साइकिल आ गई मेरे पास। अच्छा। तो आपकी मतलब खारादर से फिर इस्लामिया जो है वो साइकिल। हाँ, तो साइकिल पे कॉलेज गया। 2 साल इस्लामिया कॉलेज में गुजारे। उस 2 सालों में मैं जॉब्स करता था पार्ट टाइम, अपनी एजुकेशन को भी थोड़ा सा सपोर्ट करता था, घर वालों को भी सपोर्ट करता था। और फिर इसी तरह से NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और साथ साथ जॉब चल रही थी। उस ज़माने में एक सेल्स जॉब ज्वाइन करी मैंने। सेल्स जॉब जो थी वो इंसाइक्लोपीडियाज बेचते थे हम लोग, डोर टू डोर। अच्छा। उस ज़माने में 1980s में। तो मैंने बताया ना, मैं 65 की पैदाइश हूँ, 58 59 का हो गया हूँ। 59 बोल दिया ना मैंने, 59 का हूँ। आपने अच्छा हाँ। अच्छा 57 में चले 2 साल कम कर लेते हैं। क्या हो गया, मैं 59 की सोच रहा हूँ आजकल। सही। हाँ, तो और वो जॉब जो थी सेल्स की जॉब थी, उसमें कमीशन इनकम थी। सेल्स का काम मुझे बहुत पसंद आया। कमीशन पे पैसे अर्न करना वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा, और मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर दिया 2 साल पढ़ के, और मैंने अपना करियर बनाया डायरेक्ट सेल्स। करियर बनाने का मतलब, डायरेक्ट सेल्स में अपना करियर बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं और उस सही। टीम को सिखाते हैं आप कि सेल्स कैसे की जाती है। तो वो इंजीनियरिंग का जो ड्रीम था वो वाइंड अप। हाँ, वो इंजीनियरिंग का ड्रीम, वाइंड अप इंजीनियरिंग का ड्रीम जो है वो ज़ाहिर है, पहले तो वहाँ जाके पढ़ने से पता चला कि इंजीनियरिंग जो है वो उतना, जो मेरे माइंड में था वो सब वैसा नहीं है। वैसा है नहीं। काफ़ी मुश्किल पढ़ाई थी, और मुझे लग रहा था कि नहीं, वो मुझे इतना मैथमेटिक्स और इतना सीरियस इंटरेस्ट नहीं था उसमें जो मैं समझता था। सही। तो वहाँ जाते ही अंदाज़ा हो गया था, लेकिन कि मैं इन्जॉय ही नहीं कर रहा था पढ़ना। तो मैं सर हमारे पास काउंसलिंग की भी तो कमी रही है ना हमेशा से, कि आपको आइडिया नहीं था कि कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे लेना वहाँ पे जब जाके पता चला कि, और फिर ज़ाहिर है दूसरा वहाँ का इंजीनियरिंग ऑप्शन अपनी जगह था कि 2 साल में इंजीनियर बनेंगे, फिर इतने साल के बाद ये करेंगे, तो उतने साल के बाद जाके कुछ जो इनकम होने वाली है वो यहाँ पर सेल्स की जॉब में 1 साल में हो सकती है। है। अच्छा। और मेरे बहुत सारे एम्बिशंस थे, लाइफ के ड्रीम्स थे, उसको फास्ट ट्रैक करना था। तो सेल्स की जॉब ज्वाइन करी, करियर बिल्ड किया। वहाँ पर मैंने पार्ट टाइम सेल्समैन ज्वाइन किया, और 11 साल तक वहाँ पे काम किया। अच्छा। और उसमें जो है वो उसी कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेस हमने बिल्ड किए उस ज़माने में। इंसाइक्लोपीडिया 2-3 सेल्स डिविजन्स बिल्ड करे। सारा फोकस जो है वो मेरा होता था लोगों को ट्रेन करने पे, और ट्रेनिंग सिर्फ सेल्स की नहीं होती थी। जिस तरह मैंने अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया था, अपने एम्बिशंस और ड्रीम्स और उसके हिसाब से, वो मैं लोगों को ट्रेन करता था कि किस तरह से बिलीफ ना छोड़ा जाए, किस तरह से अपने ड्रीम से फोकस किया जाए, किस तरह लाइफ आगे बढ़ाई जाए। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर मैंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट के बाद मैंने बहुत पढ़ा, अच्छा। और वो मैं पढ़ना शुरू किया, पर्सनल डेवलपमेंट और ड्रीम्स एंड गोल्स एंड टाइम मैनेजमेंट। और ये सर्टिफिकेशंस हो, नहीं, किताबें पढ़ना, किताबें। अच्छा, सब सेल्फ पढ़ना शुरू किया मैंने। हाँ, सेल्फ हेल्प पे बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया और लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, और वही मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं 40 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ लोगों की। तो जो मैं सीखता हूँ लाइफ में अप्लाई करता हूँ, रिजल्ट अच्छा होता है, सिखाता हूँ लोगों को,
सही। तो वहाँ पे 11 साल काम किया, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हांगकांग में जॉब ऑफर हुई मुझे, जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया करते थे। वो भी सेल्स की थी? हाँ, तो वो जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे पाकिस्तान में, उसने मुझे जॉब ऑफर की। तो अब जो मेरा रोल था वो एक्सपैंड हो गया, एशिया पैसिफिक रीजन में मुझे मिला, मुझे बहुत सारी कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। उन कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उस कंपनी के, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल्स टीम्स, मार्केटिंग टीम्स, कस्टमर सर्विस टीम्स, उन सब जाकर ट्रेन करता था, उनको बिजनेस डेवलपमेंट सिखाता था, बिजनेस को एक्सपैंड किया, 10 कंट्रीज से 20 कंट्रीज में लेके गया। ज़बरदस्त। तो ये सब मैंने 16 साल तक किया वहाँ पे। अच्छा, ये तो 20 साल हांगकांग में रहा मैं। सही। नेशनलिटी मेरी चाइनीज़ है। वो शुरू की मेरी इंट्रोडक्शन लाइन जो है वो इसलिए मिस हो गई अच्छा, कि आपने मुझसे वेलकम करवा दिया। मैं भी चाइनीज़ के साथ बैठा हुआ हूँ या मैं पाकिस्तानी के साथ बैठा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो है वो पैदा इंडिया में हुआ था, बचपन मेरा यहाँ गुजरा। अच्छा। 20 साल हांगकांग में रहने की वजह से नेशनैलिटी चेंज करने का ऑप्शन था, सही। तो चाइनीज़ नेशनैलिटी है मेरी। सही है। और हांगकांग में रह के जो चाइनीज़ नेशनैलिटी जिसको मिलती है उसको हांगकांग का पासपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो काफ़ी मिक्सड अप हो गया हमारा। डिफरेंट पासपोर्ट होता है, मतलब चाइनीज़ पासपोर्ट से हटके एक अलग पासपोर्ट है वहाँ। हाँ, तो वो हांगकांग पासपोर्ट है। लेकिन नेशनलिटी आपके पास चाहिए। बट अब मैं हमेशा से पाकिस्तानी था, अभी भी पाकिस्तानी हूँ। ग्रेट। पाकिस्तान पाकिस्तानी ओरिजिनल बा- कार्ड एक सबूत होता है, वो है मेरे पास, जिससे पता चलता है कि ओरिजिनली पाकिस्तानी ही है। तो ये हांगकांग में कितना टाइम गुजारा? 20 साल 20 साल गुजारे मैंने। 16 साल कॉर्पोरेट जॉब में काम किया। उस कॉर्पोरेट जॉब के छूटने के बाद जो है मैंने अपनी ट्रेनिंग कंपनी फॉर्म करी, सेल्स मार्केटिंग कस्टमर सर्विस सिखाना शुरू किया लोगों को। और उस ज़माने में एक और चीज़ थी जिसमें मैं बहुत पढ़ रहा था और अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा था, वो थी पॉजिटिव साइकोलॉजी और हैप्पीनेस की ट्रेनिंग, ओके। जो कि आज से 10 साल पहले बहुत दुनिया भर में पॉपुलर हो रही थी। पाकिस्तान में अभी भी इतनी पॉपुलर नहीं है। नहीं तो ये हांगकांग में रहते हुए स्टार्ट किया? ये सब हांगकांग में किया मैंने। मेरी अच्छा। जॉब छूट गई, निकाल दिया गया मैं नौकरी से। अच्छा। तो वो एक बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरा एक बहुत बचपन से जो ड्रीम था, बहुत पुराना एक जो रह गया था, वो था कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना है, अपना बिजनेस करना है। और टाइम गुजरता जा रहा था, 45, 46, 47 शायद मेरी एज थी उस वक्त। और हर दफ़ा जब मैं सोचता था कि अगले साल जॉब छोड़ के अपना काम करूँगा, तो प्रमोशन हो जाता था, पैसे ज़बरदस्त थे और लाइफ कंफर्टेबल इतनी थी कि मुश्किल से मुश्किल। तो वही मुझे चाहिए था लाइफ में कि भाई सर ये आपने निकाला जाए। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने बड़ा इतने प्राउडली आपने कह दिया कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये इतनी पॉजिटिविटी जो है, ये वो ट्रेनिंग वाले उस दौर से आ रही थी या ये लाइफ में पहले से थी? नहीं, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ माय, जो मैंने सीखा था लाइफ में कि जो भी कुछ होता है हाँ। उसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन टैटू बना हुआ है यहाँ पे। सर, ये टैटू ऐसे, ये दोनों हैप्पी और सैड फेसेस का टैटू? तो आप एवरीडे चॉइस है, ये हर सिचुएशन में चॉइस है, ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, इट्स योर चॉइस। अच्छा सर, तो फिर ये आपके हांगकांग की जर्नी से हम आप बाहर आते हैं, हम बात करते हैं कि आप एक ट्रेनिंग और इस सब चीज़ों बस आ रहे हैं अभी, कॉफी वगैरह पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट कॉफी पे कहाँ से लैस हो गए? पहुंच गए। पहुँच गए? हाँ, बस वो कनेक्ट कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कह रहे सर, बिल्कुल पीछे की समरी देने की। ठीक। तो ट्रेनिंग कंपनी जब मैंने फॉर्म की, तो सेल्स मार्केटिंग कस्टमर सर्विस की बजाय मैंने हैप्पीनेस ट्रेनिंग करना शुरू की, जो कि नई चीज़ थी। हैप्पीनेस ट्रेनिंग होती है कि लोगों को सिखाया जाए कि हैप्पी कैसे हुआ जाता है, और उस हैप्पीनेस की वजह से उनके काम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कैसे बेहतर होती है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो मैंने करना शुरू किया। अच्छा। उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से मेरे पाकिस्तान के ट्रिप्स लगना शुरू हुए। अब वो कनेक्ट हो रही है कहानी ठीक है। कॉफ़ी वगैरह वाली। पाकिस्तान के ट्रिप्स लगना शुरू हुए मेरे 2016 और 17 में। ओके। मैंने यहाँ पे आके ट्रेनिंग असाइनमेंट्स किए, हैप्पीनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, PIM में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि वो पहली दफ़ा मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये प्रोग्राम यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान में बिल्कुल नया था ये? हाँ, यहाँ पे कोई नहीं कर पा रहा था? पॉजिटिव साइकोलॉजी, हैप्पीनेस ट्रेनिंग, पॉजिटिविटी, ये क्या होता है। मोटिवेशनल ट्रेनिंग तो अलग चीज़ होती है, बट दिस इज डिफरेंट, दिस इज लाइक रियल साइंस ऑफ हैप्पीनेस, ओके। कि वो सिखाई जाए लोगों को, और उससे उनकी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ कि उनकी लाइफ बेहतर हो, और उनका जो भी वो काम करते हैं वो काम में उनकी कैसे बेहतर हो जाए। सही सही सही। तो उस ज़माने में जब मेरी ट्रैवलिंग पाकिस्तान की हुई, 2 साल में मैंने कई ट्रिप्स लगे मेरे, तो मैंने यहाँ पे आके बिल्कुल वही करना शुरू किया जो मैं दुनिया भर में ट्रैवलिंग में करता था। कि बंदा ट्रैवल करता है तो उसका घर नहीं होता है, ऑफिस नहीं होता है, तो वो क्या करता है, कॉफ़ी शॉप जाके बैठता है, ऐसा ही है। लैपटॉप लेके, हम्म। सॉकेट कनेक्ट करता है, वाईफाई कनेक्ट करता है, वहाँ बैठ जाता है, सस्ता सा नाश्ता कॉफ़ी खरीदता है, जब भूख लगती है फिर एक सैंडविच ले लेता है, ऐसे ही। सुकून से दिन भर बैठ के वहाँ काम करता है, मीटिंग्स भी वहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ज़ाहिर है एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो उठ के वो चला जाता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, बट ज़्यादातर टाइम कॉफ़ी शॉप में गुजारता है। तो जब मेरे यहाँ के ट्रिप्स लगना शुरू हुए तो मैंने यहाँ पर भी कॉफ़ी शॉप जाना शुरू किया। अच्छा। उस ज़माने में 2-3 ही थे सिर्फ मशहूर कॉफ़ी शॉप्स, ग्लोरिया जीन्स, फ्लॉक, बटलर्स। लेकिन वो कल्चर, तो मुझे फ़ौरन से रियलाइज़ हुआ कि वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, कि पावर सॉकेट्स कहीं पे नहीं मिल रहे हैं। ये कैफे कल्चर या मतलब कॉफ़ी कल्चर? वही कैफे कल्चर कल्चर का मतलब हाँ। कॉफ़ी शॉप पे बैठने वाला आइडिया। सही।
कि कैफे का कि ऐसी कॉन्सेप्ट जगह पे जहाँ पे मैं पावर सॉकेट्स लगा सकूँ, पावर सॉकेट्स इनफ है ही नहीं, पावर सॉकेट्स का सोचा ही नहीं गया सही। कस्टमर्स के बारे में कि हर कस्टमर को पावर सॉकेट चाहिए। ऐसा अभी भी नहीं है। कहीं पर वाईफाई नहीं है, तो कहीं पे कॉफ़ी की क्वालिटी ज़बरदस्त नहीं है, कॉफ़ी जहाँ पे अच्छी है वहाँ पे कॉफ़ी बहुत महंगी है, ऐसा ही है। पूरा दिन बैठने में लोगों को बड़ी टेंशन है, चाहे मैं बार बार ऑर्डर करता रहूँ लेकिन वो। तो मुझे समझ में आया कि ये जो सारे हैं ये रेस्टोरेंट्स हैं, इनके पास किचन है, रेस्टोरेंट वाले का काम ही ये होता है कि बंदा आए, खाना खाए और बाहर निकले, दूसरा कस्टमर आए। वो नहीं चाहते हैं कि कस्टमर हमारी टेबल लेके बैठ जाए, लैपटॉप लेके पूरा दिन। कैफे मेरे ख्याल से इंस्टेंट बाइट का वो कॉन्सेप्ट है। वहाँ से वो इंस्पिरेशन मुझे आती थी हर ट्रिप पे कि पाकिस्तान में कॉफ़ी शॉप का कितना बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा। और एक मेरे माइंड में एक बिजनेस आइडिया हमेशा से था, ट्रेनिंग कंपनी के साथ साथ, सही। कि कॉफ़ी शॉप खोलूँगा मैं कभी ना कभी, क्योंकि मेरा कॉफ़ी शॉप पे टाइम इतना स्पेंड होता था, कॉफ़ी शॉप से ख़ास एफिलिएशन थी मुझे एक ऐसा बिजनेस लगता था कि जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छे कॉफ़ी शॉप में अगर बंदा आके चला जाए तो। अच्छा, आप कॉफ़ी खुद भी बनाते थे जब आप वर्किंग थे, या फिर हमेशा कैफेज़ वगैरह में पीती है कॉफ़ी? हाँ, नहीं खुद से बनाने का तो मतलब इंस्टेंट कॉफ़ी होती है ना, वो अलग वो- चीज़ होती है। अच्छा। कभी ऐसा शौक था ही नहीं उसका। सही। कॉफ़ी शॉप से बैठने से ही पता चलता था। तो वहाँ से वो आइडिया में लेके हमेशा वापस चला जाता था हांगकांग। लाइफ कंफर्टेबल थी हांगकांग में, फैमिली वहाँ पे थी, लेकिन एक माइंड में आइडिया था कि कभी ना कभी कॉफ़ी शॉप खोलना है। तो फाइनली एक दिन मुझे वो क्लिक हुआ कि वो कॉफ़ी शॉप मैं हांगकांग की बजाय पाकिस्तान में ही खोलना है। और एक बहुत बड़ा सा ड्रीम मेरे माइंड में डेवलप होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे ज़बरदस्त कॉफ़ी शॉप चेन होगी, लोकल कॉफ़ी शॉप चेन होगी। एक लिस्ट मेरे माइंड में डेवलप हो गई कि वहाँ पे पावर सॉकेट्स होंगे, वाईफाई हमेशा चलेगा, कॉफ़ी ज़बरदस्त होगी, प्राइस कम होगी, स्टाफ हमेशा खुश होगा, हाँ, टॉयलेट हमेशा साफ होगा, सही। म्यूजिक हमेशा ज़बरदस्त होगा, और मेरे ख्याल से पानी नहीं बेचा जाएगा। पानी नहीं बेचा जाएगा, पानी फ्री में मिलेगा। तो सर खैर फिर भी बात करेंगे हम कि आते पानी हैं क्यों नहीं उस पे। बेचा जाएगा। तो वो पूरी एक और 100 आउटलेट्स बनाएंगे, एक ड्रीम डेवलप हो गया माइंड में कि 100 आउटलेट्स होंगे पूरे पाकिस्तान में, और इतना बड़ा ये होगा और ये होगा वो होगा। और सबसे बड़ी बात जो मेरे माइंड में आती थी वो ये कि कितना उसका इम्पैक्ट होगा लोकल इंडस्ट्री पे, कितने लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एंगल जो मेरा एक और इंटरेस्ट था हमेशा से अपने कामों में, कि उसको अप्लाई करने की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान में। तो वो सब मिलके एक किसी तरह से मेरे माइंड में वो ऐसा आया कि मैं हांगकांग छोड़ने पे तैयार हो गया, अपनी फैमिली को छोड़ने में तैयार हो गया, अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ने पे तैयार हो गया। बट टू बी ऑनेस्ट सिर्फ वो एक ही रीज़न नहीं था। जब वो माइंड में आइडिया डेवलप होना शुरू हुआ तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जमा होने लगी लाइफ में, जैसे मुझे सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ पुश कर रही हो। अच्छा मेरे पेरेंट्स का बुजुर्ग होना और उनका अच्छा, पेरेंट्स ही उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पाकिस्तान आना, मेरी बेटी पाकिस्तान मूव हो गई शादी करके, उससे मिलने आना, और फिर ग्रैंड डॉटर के साथ डेवलप होना, उसकी वजह से पाकिस्तान आना। सॉरी मैं यहाँ पे आपको कट करूँगा। अब एक आप बाहर एक इंटरनेशनल कंट्री में आप बैठ के अपना आराम से करता धरता सब चला रहे हैं और पैसे भी अच्छे बन रहे हैं, तो मतलब उस दौर में जब आप यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, लोग पाकिस्तान से जाने का सोच रहे थे, हाँ तो वही ना, तो आपको मुश्किल, आपकी फैमिली सपोर्ट किस तरह था कि यार ठीक है आप जा रहे हैं, आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो फैमिली सपोर्ट के बारे में मैं ज़रा जानना चाहूँगा, क्या किस तरह था? भाई जाहिर है एक तो फैमिली होती है जो इंटीमेट फैमिली होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइफ एंड किड्स, और दूसरी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो जाहिर एक्सटेंडेड फैमिली का तो ख्याल ये था कि सब लोग मुल्क छोड़ के आ रहे हैं, तुम यहाँ आने की क्यों सोच रहे हो। हाँ। बट वाइफ के साथ और फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप जिस तरह का होगा उस तरह का सपोर्ट सिस्टम होगा। ऐसे ही। हम लोग रिलेशनशिप है ज़रा इस तरह की कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सही एक दूसरे के ड्रीम्स और एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो करते हैं। सही। तो उनका ये भी ख्याल था कि जाके हो सकता है 6 महीने बाद वापस आ जाए, अगर नहीं वापस आता है तो देखा जाएगा, हो सकता है कि हम उसको ज्वाइन कर लें, हो सकता है कि ऐसे हांगकांग पाकिस्तान की ट्रिप्स लगती रहे। तो बिल्कुल। ऐसा कुछ ये नहीं था कि हम कुछ अलग हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, अच्छा। बट ये था कि हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेरे बेटे के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान के साथ ट्रेन होने की। अच्छा। और स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है उसका नाम लेना और उसका जिक्र करना। सही। आई होप कि लाइन एडिट ना हो जाए इररिलेवेंट समझ के। नहीं वैसा एडिट तो रौनक लाखानी और उनकी टीम है जो स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स रन करते हैं, उनको स्पोर्ट्स में ट्रेन करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अभी कुछ लास्ट मंथ 80 ओलंपिक चैंपियंस गोल्ड जीत कर आए हैं जर्मनी में, अच्छा। जो कि न्यूज़ में और मेन स्ट्रीम में आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में रौनक लाखानी को और उनकी टीम को बुलाएगा, इंशाल्लाह तो वो आपको बताएंगे। तो खैर, तो मेरे बेटे के पास ये अपॉर्चुनिटी थी आज से 5 साल पहले कि वो 1 साल उनके साथ ट्रेन हो, ठीक तो है। उसकी अपॉर्चुनिटी होगी कि हो सकता है वो स्पेशल ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो जाए। तो वो भी हुआ, वो सिलेक्ट हुआ, वो अबू धाबी के वर्ल्ड गेम्स में गया, गोल्ड मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल्स जीत के आया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कारनामा किया। आपके बेटे का नाम क्या है पूरा? हुर, HUR, हुर मुश्ताक, हुरमुश। तो हुरमुश अच्छा। ने गोल्ड मेडल्स विन किए, ओलंपिक चैंपियन बना। तो वो भी एक रीज़न था कि अगर जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं अपने इस ड्रीम पे फोकस करूँगा कॉफ़ी शॉप पे।
दूसरा ये था कि पाकिस्तान में हैप्पीनेस ट्रेनिंग जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी मुझे करने मिलेगी, और कोई स्पेशल ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हम 1 साल स्पेंड करके देखेंगे कि यहाँ पे वही उसी तरह से हो रहा है इस तरह मैंने सोचा था, तो हो सकता है मेरी फैमिली मूव हो जाए। और फिर उसी तरह से हुआ, लेकिन मेरे 2 बच्चे अभी भी वहीं पर हैं। अच्छा। वो वहाँ पे जॉब्स हैं उनकी, वो सेटल्ड हैं, वो नहीं मूव हुए, तो वो ट्रैवल करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी अब मूव हो गई है हांगकॉन्ग। हाँ, मैंने आपका वो स्टेटस देखा था। वैसे आप काफ़ी सोशल मीडिया पे ज़्यादा ओपन है सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। सबको तो सारी मैंने कहानी पता। हाँ, तो मैंने देखा हुआ है कि जो है आपकी वाइफ भी उनके साथ जो है वो ट्रैवल कर रही हैं। तो तो ये हुआ फिर कि मैं आ गया वापस। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बताना, जो अक्सर लोग मिस करते हैं जब कहते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, 5 साल में 15 लोकेशंस ये और वो, तो उनको बताता हूँ कि इसके पीछे प्लानिंग और प्रिपरेशन बड़ी ज़रूरी है, जो यहाँ पे लैक करती है। लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ आने से पहले 6 महीना पहले पढ़ना शुरू कर दिया, कॉफ़ी के ऊपर किताबें पढ़ना शुरू कर दी, सही। कॉफ़ी बिजनेस में पढ़ना शुरू कर दिया, कॉफ़ी मॉडल्स को स्टडी करना शुरू किया, और एंड में यहाँ आने से पहले बरिस्ता कोर्स किया मैंने। अच्छा, कॉफ़ी कैसे बनाते हैं एक्चुअली जाके बरिस्ता का कोर्स मैं यही जानना चाह रहा था कि कॉफ़ी आपको खुद कैसे बनाना सीखा मैंने वहाँ जाके। अच्छा। कोर्स किया सबसे अच्छी अकेडमी में जाके, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के कोर्सेज किए, सर्टिफाई किया कि मैं अपनी दुकान पर अगर कॉफ़ी खुद बना के कस्टमर्स को नहीं पिलाऊंगा तो क्या। और वो कहते थे ना, बड़े बूढ़े कहते थे ना कि जब खुद पकाना ना आए तो आपको रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो सारी प्रिपरेशन करने के बाद जब मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ आने के बाद 3 महीना मेरे पास टाइम था रिसर्च के लिए, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में था ही नहीं। सही। मुझे तो यही नहीं पता कि दुकान कराची में कहाँ खोलेंगे, रेंट कितना होगा, सैलरी ये- कितनी होगी, बिजली का बिल कितना होगा, बीन्स कहाँ से आएंगे, दूध कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से ये आएगा। सब क्या किया आपने? खुद मार्केट सर्वे की या किसी की हेल्प? महीने तक पूरा प्रॉपर उसका रिसर्च करके, वो सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स थी मेरे प्लान में, फाइनेंशियल प्लान में, फीजिबिलिटी प्लान में, वो सारी ब्लैंक्स फिल अच्छा, की। 3 महीने तक आपके साथ कोई टीम नहीं थी, अभी आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सारी वर्किंग आपकी। फिर ये पहली ब्रांच आपके ख्याल से? याद है 1 अक्टूबर हाँ। को मैंने काम शुरू किया था, और 3 महीने के बाद 31 दिसंबर को मैंने प्रॉपर कमिटमेंट किया था कि हाँ ये बिज़नेस होगा, ज़बरदस्त होगा, और लॉन्च डेट है हमारी 1 अप्रैल। 6 हफ्ते में हम दुकान ढूंढेंगे, 6 हफ्ते में दुकान बनाएंगे, लास्ट 10 डेज में स्टाफ पैरो ट्रेन करेंगे। वो कमिटमेंट 31 दिसंबर को ही हुआ था 2017। और पहली ब्रांच मेरे ख्याल से अबुल हसन असवानी रोड पर नहीं थी? हाँ, वो अक्सर लोगों को लगता है वो हमारी सेकंड ब्रांच थी। वो हमारी अच्छा। फर्स्ट फ्रेंचाइज लोकेशन है जो 1 साल के बाद लॉन्च। अच्छा, वो फ्रेंचाइज पहली जो लेकिन वो अच्छा हुआ आपने जिक्र किया, मस्कन नाम है उस लोकेशन का। बिल्कुल, मस्कन मस्कन उस कॉफ़ी वगैरह मस्कन ने हमारी ब्रांड को बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए असद और महविश जो उसके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि एक तो फर्स्ट फ्रेंचाइजी थे वो, अच्छा, और उस लोकेशन में आने की वजह से जो हमारी ब्रांड को जो एक्सपोजर मिला आवाम के सामने, वो मस्कन की वजह से सर हम मिला। तो पिछले 5 साल से और उसका- चलते हैं कि और उसका रिजल्ट उसका यही है कि लोग अक्सर कहते हैं कि पहली ब्रांच आपकी मस्कन, तो पहली ब्रांच थी कहाँ? बदर कमर्शियल डिफेंस। अच्छा, पहली ब्रांच डीएचए वाली है। आप ये देखिए कि माइंड में सबके यही है कि पहली ब्रांच जो है वो क्योंकि सही। वहाँ से मुझे लगता है कि लोगों ने आपको मिलना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि उस दौर में जो है ना रिव्यूज़ आना शुरू हो गए थे। हाँ ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी, मैं नेगेटिव रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो एक नेगेटिव रिव्यू आया कि यार ये क्या तरीके की खातून थी, उन्होंने शॉर्ट पे डाला कि ना, मैं अंदर घुसी और मैं बड़ा डर गई अचानक ना, 3 लोग खड़े हुए मुझ पे चीख रहे हैं और वेलकम टू कॉफ़ी हो रहा है। बड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस था। तो एडॉप्शन में टाइम लगता है एक नया idea के साथ। ऑफ कोर्स। क्योंकि ऑनेस्टली सर मैं तकरीबन 6-7 मुल्क घूम चुका हूँ। मैं कॉफ़ीज़ भी पीता हूँ, मैं कैफ़ेज़ में भी जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि यार आपने दरवाज़ा खोला और जो ना लोग 3 खड़े हुए इंतजार में हंसते हुए। कि अमूमन रेस्टोरेंट में क्या होता है कि यार आप घुसे रेस्टोरेंट में तो बंदे बैठा हो गया था आगे, भाई कोई कस्टमर आया है और जैसे कस्टमर आते हैं। लेकिन आपने एक एक्सपीरियंस को जो ये चेंज किया, ये आइडिया आया कहाँ से? एक तो हैप्पीनेस तो चले समझ आती है, ये क्रिएट करने का आइडिया कहाँ से आया? ये दुनिया भर पे बहुत ही कॉमन है ये, और हमारे मज़हब में है ये। तो अंदर बंदा घुसेगा और उसे सलाम नहीं करोगे आप तो क्या करोगे? और जब सलाम करना ही है तो दुखियों के सलाम करोगे या खुशी खुशी सलाम करोगे? खुशी करना चाहिए। और सलाम के बाद क्या बोलोगे? वेलकम बोलोगे। हाँ। तो हमने एक लाइन बना दी, वेलकम टू कॉफी वगैरह। नहीं सर, ये तो है, लेकिन मैं जैसे आपने दुनिया की बात ये करी। तो बहुत कॉमन सी, तो बहुत बेसिक था ना कि भाई कस्टमर घुसेगा उसको सलाम किया जाएगा। सही दुनिया भर में बोला जाता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो सर, कुछ ना कुछ तो ग्रीट करते ही है। सही सही। और कुछ कंट्रीज में, कुछ ब्रांड्स में ये होता है, लोग चिल्ला के बोलते हैं वेलकम टू मार्क्स एंड स्पेंसर। हांगकांग का मार्क्स एंड स्पेंसर में होता है अच्छा वेलकम टू बुसीनी पे होता है। अच्छा, मैं हमारा एक्सपीरियंस इतना नहीं रहा। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि जब रेस्टोरेंट आप बना रहे थे तो इससे पहले कोई असल बात कैफे? में एक और चीज़, सॉरी मैं ऐड करूँ हाँ। कि वेलकम टू कॉफी अगर आप बोलना है, सलाम अलैकुम करना है, लेकिन असल बात यह है कि लोग हमारे चीयरफुल होंगे, हैप्पी होंगे, मोटिवेटेड होंगे। ये हमारी वैल्यूज़ का हिस्सा था डे 1 से, ऐसे ही कि हमारा स्टाफ वो होगा जिसको हैप्पीनेस ट्रेनिंग मिली होगी, जो सुबह आँख खुल के खुश होगा कि मैं जिंदा हूँ। सही सही। वो दुखी इंसान नहीं चाहिए हमें, हम उनको ट्रेन करेंगे। जो इतने सालों से पूरी दुनिया को ट्रेन कर रहा हूँ, हमारा स्टाफ भी ट्रेन होगा कि सुबह आँख खुले तो खुश खुश क्यों उठना है, सही। क्या सोचना है आँख खुल के कि मैं जिंदा हूँ, मेरे पास जॉब है,
जॉब पे खुशी खुशी क्यों आना है? तो बंदा खुश होगा तो ही तो कस्टमर को खुश कर सकेगा ना। सही। तो एक कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग ही होती है जिसमें लोगों को बताया जाता है कि तो अपने सारे दुख दर्द बाहर छोड़ के आओ, अंदर आके कस्टमर के सामने मुस्कुराना है। सही। तो वो क्या कैसा मुस्कुराना होगा? अंदर से दुखी ऊपर से मुस्कुराना है तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। सही है। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको खुश रहना सीखना है। आपके पास जॉब है, दैट्स अ गुड रीजन टू बी हैप्पी। आपकी जॉब इंडोर है, एसी में खड़े हुए आप, तनख्वाह आपको टाइम पे मिलती है, आपको इज्जत मिलती है, आपको ये मिलता है, यू हैव टू बी हैप्पी। सो दे गो थ्रू हैप्पीनेस ट्रेनिंग, जिसकी वजह से उनका चीयरफुलनेस, एक्साइटमेंट लेवल, मोटिवेशन लेवल, ये सवाल बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं, इसलिए मैं ज़रा सा एक्सपेंड किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या take your time। हम उनको ये नहीं कहते हैं कि कस्टमर के सामने मुस्कुराते रहो, हम उनको सिखाते हैं हैप्पी कैसे होना है। सही। अच्छा सर, जैसे मैं अब रेस्टोरेंट्स में मैं खाना पीने जाते हैं तो मैं एक चीज़ बड़ी नोट करता हूँ कि यार एक वियर्ड चीज़ होती है, आप किसी भी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाके बैठे हैं, अब वो वेटर आपके पास आ जाएगा, अब वो आपकी खड़ा हुआ है, मतलब मुझे भाई आप आए हो, आप मुझे मेन्यू प्रेजेंट करोगे, चलो सलाम दोगे तो एक अलग बात है, मेन्यू आप मंगवाओगे तो फिर वो जाएगा बेचारा एक बड़ा सा अजीब सा चेहरा बना के फिर मेन्यू लाके दे देगा। ये मैं वियर्ड जो चीज़ें मैं नोट कर, या ऑफ कोर्स आपने अपने कैफ़े खोलने से पहले ऐसा ये सोचा कि यार मेरे कैफ़े में ना ये नहीं होगा, कोई ऐसा पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व किया हो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए या पाकिस्तान नहीं, ये तो सेल्फ सर्विस है ना। हाँ। तो सेल्फ सर्विस का मतलब यही है कि लोग काउंटर पे आएंगे सही। और वहाँ पे अच्छा हाँ, जो आपने कहा एक चीज़ जो नहीं होगी हाँ। वो ये होगा कि कस्टमर को कभी भी ये परेशानी नहीं होगी कि मैं कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर करूँ। अच्छा। उसके मेन्यू पे तस्वीरें बनी हुई होंगी कि लाटे और कैपुचिनो में क्या फ़र्क है, एस्प्रेसो क्या होता है। उससे पहले आप किसी कॉफ़ी शॉप पे जाके मेन्यू देखते तो आपको मेन्यू में लिस्ट नज़र आती। ऐसे ही है। हमने कहा कि तस्वीर भी होगी, इलस्ट्रेशन भी होगी, इतना बड़ा पोस्टर लगा होगा सामने। मेरे ख्याल से वो जो मिल्क और कॉफ़ी और वो Yes, फ्रेपे का होगा। क्या होता हाँ, हाँ। है, 3 ब्लैक कॉफ़ी, 3 मिल्क वाली कॉफ़ीज़, मौका क्या होता है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। तो ये नहीं लगेगा कि यार मैं क्या ऑर्डर करूँ, और अगर फिर भी लगा और वो सामने आया और ज़रा सा भी उसने हमें वो शो की कि उसको नहीं है, तो उसको बड़े प्यार से समझाएंगे कि एस्प्रेसो देखिए इसमें आती है, सही। इसमें दूध नहीं होता है, ये काली होती है, पोस्टर की तरफ इशारा कर देंगे, मेन्यू की तरफ इशारा कर देंगे। तो वो चीज़ बड़ी क्लियर थी कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, क्योंकि हमें तो आवाम को कॉफ़ी पिलानी है ना, तो हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि इनको पता है बिल्कुल। लाटे कैपुचिनो का क्या फ़र्क है। तो एजुकेशन अवेयरनेस से बहुत ज़ोर होगा। वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि हमारी 10 वैल्यूज़ बिल्कुल क्लियर थे डे 1 से कि 10 चीज़ें होनी है। सही। वो क्या है, वो वही सारी चीज़ें हैं, पावर सॉकेट होना है, वाईफाई होना है, ये होना है, हैप्पीनेस एंड चीयरफुलनेस होना है, क्लीनलीनेस और हाइजीन पे फोकस होना है, कस्टमर सर्विस बिल्कुल टॉप क्लास होनी है, प्राइसेस रीजनेबल होनी है, म्यूज़िक की प्लेलिस्ट बिल्कुल सोच समझ के बनानी है, टॉयलेट हमेशा क्लीन होनी है। तो ये सब कुछ हमारी डे 1 से वैल्यूज़ का हिस्सा था, अच्छा। जो अभी तक हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है। और एक बिल्कुल इन सबसे हट के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, उसमें हम घुसेंगे तो एक अलग आधे घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस की होती है। सही। वो एक बिल्कुल हमारी वैल्यूज़ का हिस्सा था कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करने वाले हैं। कुछ चीज़ें डे 1 से पता थी हमें, जैसे कि लो वेस्ट, हम प्लास्टिक की पानी की बोतलें नहीं बेचेंगे क्योंकि सबसे बड़ा कचरा निकलता है वेस्ट रेस्टोरेंट्स और कैफे से, वो प्लास्टिक की पानी की बोतलें होती हैं, वो हम नहीं बेचेंगे। वही एक तरीका है प्लास्टिक का वेस्ट ना करने का। और कोक के कैंस, सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस नहीं बेचेंगे। कुछ चीज़ें बिल्कुल डे 1 से क्लियर थी, और जब नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, डिस्पेंसर लगाएंगे, फ्री में पानी देंगे। ऐसे ही। वो डे 1 से हमारी वैल्यू का हिस्सा बन गया। अब वो हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता जा रहा है जब हम फूड कोर्ट्स के कियोस्क मॉडल्स में जा रहे हैं। वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी लगा हुआ है ना, वहाँ पे पानी की बोतल बेच रहे हैं ना पिला रहे हैं, सिर्फ कहते हैं सॉरी पानी नहीं है, अच्छा, ये मना करना पड़ जाता है। बस। लेकिन हमें नहीं बनाना है प्लास्टिक की बोतल अच्छा, से इसके प्रॉफिट पीछे कोई कमाना। religious, बड़ा हमारे इसके ऊपर वो है, इसके पीछे कि भाई इतना पैसा बन सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो ब्रांड्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो ये जैसे फ्राइज हैं, बहुत पैसा पानी होता है। है, हाँ, ड्रिंक कैन है, हमने कहा नहीं, डबल चार्ज करते जाते हैं। करके अपने मुल्क पे हमें नहीं बनाना है वो प्रॉफिट, बस नहीं बनाया के। वैसे फ्री पानी जो है ये इसका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड भी था या बस यही वेस्ट नहीं था एक्चुअली, लेकिन जाहिर है सवाब हमें पता था, फ्री के पानी पिलाने से सवाब मिलता है। बिल्कुल। वो है ही ना हमारे जहाँ पे जो कहते हैं आप अनाउंस करूँ या ना महंगा करूँ, पानी बेच रही है। अंदर मेरे बैक ऑफ द माइंड तो था ही ना कि भाई हाँ। पानी पिलाना सवाब भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग नोटिस करेंगे इस बात को, और लोग ये भी एंगर लेंगे कि यार बड़ा सवाब का काम कर रहे हो, और लोग हमें आगे कहते हैं और बड़ा सवाब का काम कर रहे हो। सही। फिर हम उनको बताते हैं कि हाँ ये भी है, और सवाब वहाँ से पिलाने से भी मिल रहा है। प्लास्टिक का कचरा नहीं कर रहे हैं, वो भी तो मजहब में है ना हमारे, कचरा ऐसा नहीं ही करना है ना। ऐसा ही सफाई रेस्ट मान। तो वो क्या होगा, कैसे होगा अगर सफाई हम नहीं करेंगे। तो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा सर, मैंने बड़ी क्लियर थी डे 1 से। विमेन एंटरप्रेन्योर्स वाली बात बड़ी क्लियर थी डे 1 से कि अगर हम कॉफ़ी के साथ स्नैक्स रखेंगे तो कॉफ़ी शॉप्स वाले बेकरी से स्नैक्स खरीद सकते हैं। बहुत ही आसान काम है कि बेकरी से सेटिंग करी मैंने, सुबह इतनी ब्राउनी, इतने पैटिस, इतने केक दे देना हमें रोज़ के रोज़, आसान। अच्छा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है औरतों की जो घर पे बनाती है चीज़ें, हम उनकी सपोर्ट करेंगे ताकि किसी के बिजनेस का फ़ायदा हो, नए एंटरप्रेन्योर्स को हम फ़ायदा देंगे। अभी हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है कुछ अर्से पहले वीडियोस की, उसमें हमने हमारी फर्स्ट ब्राउनी सप्लायर को
इंट्रोड्यूस करवाया वीडियोस अच्छा, में मैंने सही। कि डे 1 से हमारी ब्राउनीज ये बनाती हैं। जब हम दिन की 5 ब्राउनी लेते थे और आज जब हम दिन की 100-200 ब्राउनी लेते हैं और उनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट, और हम क्यों सप्लायर चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, आपके जो कॉफ़ी बिजनेस है ये काफ़ी ओपन है, मतलब आपने जो जितनी भी चीज़ें ओपन रखी हुई है कि यार अगर किसी को बाहर से भी अगर बिस्कॉटी या फिर वो ब्राउनी लेना है तो आपने बता दिया कि यार हम तो इनसे बनवाते हैं, तो आप भी बनवा लो, कोई आपने बाउंड नहीं किया वो अपने वेंडर्स वगैरह को। दैट्स नाइस। आप कस्टमर हमारे पास आके बैठने वाले हैं जो वो हमारे से लेने वाले हैं। अच्छा सर, मैंने एक बड़ा बात नोट करी कि जो आपके जो कॉफ़ी कैफ़े में जो कॉफ़ी मिलती है उसका टेम्परेचर बाकी जो कॉफ़ी हाउसेस हैं उससे थोड़ा कम होता है, मतलब कॉफ़ी थोड़ी जल्दी ठंडी भी हो जाती है और इतनी गर्म नहीं होती कि आपका मुंह जला दे। हाँ। तो इसके पीछे क्या साइंस है, ये आपने मतलब जानबूझ के रखा हुआ है क्या? हाँ, कॉफ़ी के पीछे बहुत लंबी चौड़ी साइंस है। अच्छा। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं। हाँ। बीन्स कहाँ से आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स नंबर 1 है, तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब बीन्स कहाँ से आ रहे हैं, सही। कैसे हैं, क्या देखना है बीन्स में। बीन, पानी, मिल्क, इन सब की क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। पानी कौन सा यूज़ करेंगे उससे कॉफ़ी की टेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। तो इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये हो गया। दूसरा होता है कि इक्विपमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट से फ़र्क पड़ेगा कॉफ़ी पे। बटन दबा के कॉफ़ी निकलती है आसानी से और थोड़ी मुश्किल से कॉफ़ी निकलती है। सही। बरिस्ता स्किल्स जो बनाने वाला है वो किस तरह ट्रेन हुआ हुआ है, उसको कॉफ़ी की साइज़ के बारे में और क्या पता है। सही। तो इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट, बरिस्ता जो कॉफ़ी बनाने वाला है वो, प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें मिला के कॉफ़ी ज़बरदस्त बनेगी। ये सब चीज़ों में से कुछ भी एक एलिमेंट भी अगर लैकिंग होगा तो ज़बरदस्त कॉफ़ी नहीं बनेगी। अच्छा। कॉफ़ी का टेम्परेचर भी उसी का है। उसका एक बेसिक सा रीज़न ये है कि 60 डिग्री से ऊपर जैसे ही उसमें गर्म दूध 60 से ऊपर अगर डाल दिया तो कॉफ़ी का फ्लेवर एक्चुअली 55 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कॉफ़ी का फ्लेवर चेंज हो जाता है। कम होना शुरू होता है और 65 पे जाके समझे कॉफ़ी का फ्लेवर ऑलमोस्ट गायब हो जाता है 65-70 पे जाके। अच्छा। और वो रेंज में इसलिए बता रहा हूँ कि वो रेंज भी डिपेंड करती है कि वो कॉफ़ी कितनी स्ट्रांग है, कौन से बीन्स हैं, कहाँ का ओरिजिन है, बट जनरली तो इसीलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं 5 साल से। सही। हमें बहुत दिल चाहता है कि हम उसको भूल जाएं और साइंस को और एकदम लोगों को उबाल के कॉफ़ी देना शुरू कर दें, लेकिन अभी भी हम अटके हुए उसी बात पे कि नहीं, हम लोगों को बता देते हैं कि हाँ हमारी कॉफ़ी इतनी गर्म नहीं होती है क्योंकि 60 से आगे जब हम ले जाएं तो कॉफ़ी का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम उसको रोकते हैं वहाँ पे जाके। और कस्टमर पहली दफ़ा आता है तो वो एक सिप लेके कहता है कि यार ये कॉफ़ी ठंडी है, तो हम उसको साइंस और लेक्चर देने की बजाय हम कहते हैं कि अरे ठंडी, अभी गर्म कर देते हैं। कॉफ़ी उसको गर्म करके दे देते हैं उसको। अच्छा। और फिर उसको बताते हैं कि हमारी कॉफ़ी ज़रा सी ठंडी इसलिए लगती है लोगों को क्योंकि हम 55-60 के टेम्परेचर पे मिल्क की फ्रॉथिंग रोक देते हैं। अच्छा। अच्छा सर, कॉफ़ी के हवाले से बात हो रही थी तो दुनिया में बड़ी अजीब अजीब किस्म की कॉफ़ीज़ भी होती हैं जो हमने सिर्फ सुना है, कभी ट्राई तो नहीं करा, जैसे कोपी लुवैक है, ब्लैक आइवरी है, आई थिंक कैट पूप और एलिफेंट पूप से वो बनाई जाती है, तो इसमें मतलब कितनी सच्चाई और क्या आपने ट्राई की हुई है ये चीज़ें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कोई ख़ास शौक नहीं था मुझे, अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास इंडोनेशिया में हाँ। कैट पूप से जो निकलता है, हाँ। बट ऐसा कोई शौक नहीं था कि उसको ट्राई किया जाए, इतनी महंगी बीन्स निकाले जाएँ, क्योंकि क्या होगा उसके अंदर, बीन्स ही तो है। हाँ। वो उसने डाइजेस्ट करके हजम करके पीछे से निकाल दिए हाँ। और सही है, जिसको पसंद है अच्छी बात है। नहीं तो मतलब आपने कभी ट्राई नहीं करी हुई वो? नहीं। पाकिस्तान में मिलती है वैसे? हाँ। तो कौन सर्व कर रहे हैं यहाँ पे, कैफ़ेज़ हैं या फिर मतलब ये नहीं, मेरे ख्याल beans में वगैरह? मिलती नहीं है, कैफेज पे नहीं मिलती है, मतलब इंडोनेशिया से कहीं आ जाएगी किसी के पास अच्छा। कॉफ़ी लुवाक। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो आप लोग बीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग कहाँ के, मतलब हर किसी भी रीजन का लेते हैं या स्पेसिफिक रीजन का परचेजिंग वगैरह करते हैं? हमारे पास जो बीन्स हैं वो ब्राज़ील के होते हैं। अच्छा। हाँ, और बीन्स में जो है वो क्या देखना होता है कि अरेबिका के बीन्स अच्छे होते हैं, 100% अरेबिका वो ज़रूरी है। सिंगल ओरिजिन हो तो बेहतर है, 2-3 कंट्रीज़ का मिक्सचर ना हो, सिंगल ओरिजिन हो। तो कॉफ़ी के बीन्स आप लें तो आपको बताओ कि ये हर एक का एक डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है ना। ऐसा ही है। तो हमने पहले कोलंबिया यूज़ करते थे कई सालों तक, लास्ट ईयर हमने स्विच कर दिया ब्राज़ील के ऊपर, सही। वो एक अपग्रेड किया हमने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेशली रोस्टेड बीन्स हम इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान में रोस्ट होते हैं। अच्छा। आज से 5-10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में बहुत सारे रोस्टर्स हैं अच्छा। जो ग्रीन बीन्स इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से और उसको लोकली रोस्ट करते हैं। अच्छा, तो आप उनसे तो purchase- फ्रेश रोस्ट कॉफ़ी में और इम्पोर्टेड रोस्टेड बीन्स में क्या फ़र्क है? बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल का फ्रोज़न आम खाएंगे तो कैसा होगा और अपने दरख्त से तोड़ के खाएंगे तो कैसा होगा, या freshness का फर्क है। फ्रोजन मीट से कढ़ाई बनाएंगे और बकरा ज़िबा करके कढ़ाई बनाएंगे, सही। तो होता है ना जिस तरह हाँ। फ्रेश की एक बात होती है, कॉफ़ी में भी फ्रेशनेस की एक बात होती है। तो फ्रेशी रोस्टेड क्या होता है? जो रोस्ट करने के 4 to 6 वीक्स के दरमियान इस्तेमाल किया जाए वो फ्रेशी रोस्टेड कहलाता है। हम जो है वो रोस्ट करने के 2 हफ्ते में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, और जो ये इंस्टेंट कॉफ़ीज़ होती हैं ये कब की रोस्ट हुई होती हैं? हाँ, ये तो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। इंस्टेंट कॉफ़ी को समझने के लिए ये समझिए कि पाउडर का दूध,
अच्छा, असली दूध नहीं मिलता है जिसको, सही। असली दूध तो खैर हम वैसे भी नहीं पी सकते हैं अगर रियल वाला असली मिल गया तो, लेकिन असली दूध में पानी immunity हमारी मिला के weak हो जो गई। मिल जाता है हमें तो असली दूध पियेंगे। अब जैसे डे फ्रेश भी असली दूध है, प्रेमा भी असली दूध है, बिल्कुल। ऑलपर्स वगैरह असली दूध ही है, हाँ, कुछ प्रोसेस्ड है कुछ अनप्रोसेस्ड है, लेकिन असली दूध जिसको नहीं मिलेगा वो पाउडर का दूध पिएगा ना। बिल्कुल, तो इंस्टेंट कॉफी पाउडर का दूध है। सही। तो वो टेस्ट उस तरह का डेवलप वो कर ही नहीं सकती, हाँ, ला ही नहीं सकता और उसको। पाउडर का दूध कैसे बनता है? दूध असली दूध में से एवोपरेट करके पाउडर बच गया, उसको प्रोसेस किया, उसको डब्बे में पैक किया, 6 महीना साल भर की एक्सपायरी है उसके ऊपर। दूसरी जो सबसे खास बात होती है, जब आपके पास कीमा अगर आ जाए आपके सामने, ये मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, कीमा हाँ, कीमा बिल्कुल, गोश्त का बिल्कुल। कीमा आपको आ गया आपके सामने, तो आपको नहीं पता कि पहली बात तो ये कीमा किस गोश्त से बना है। बिल्कुल, गधा कुत्ता गोश्त बकरा है, गाय है, भैंस है, क्या है, नहीं जो आपके सामने नहीं बना वो। हाँ, उसको आपको वो गाय का कीमा कह के दे सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं वो कीमा आया किस जानवर से है, पहली बात। दूसरा ये नहीं पता है कि उस जानवर के कौन कौन से हिस्से हैं उस कीमे के अंदर, सही, सही, सही। नहीं पता ना। नहीं पता, नहीं पता। इसको आप कंपेयर करें उस चीज़ से, आपने कहा कि नहीं ये बकरे का मैंने खरीदा गोश्त और इसका मैंने कीमा बनवाया। सही। तो ये सबसे आसान एग्जाम्पल है समझने वाली कि नेस्कैफे का नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, वो भी कॉफ़ी वाले हैं, बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो इंस्टेंट कॉफ़ी का बिजनेस है जो कि चलती है दुनिया भर में, बहुत पॉपुलर है। अब जब कोई सी भी इंस्टेंट कॉफ़ी की बोतल खोल के आप उसमें से पाउडर निकालते हैं तो वो वैसे ही है जैसे आपने कीमा निकाला है। अच्छा, अब कल ही रात को मैंने दोबारा से सेकंड टाइम पढ़ना शुरू की कॉफ़ी की बुक जिसका नाम है एटलस ऑफ कॉफ़ी। अच्छा, तो उसमें शुरू में ही उसने ये बात बताई है कि कॉफ़ी के ग्रेड्स होते हैं, क्वालिटी अच्छी बुरी क्वालिटी। तो उसने कहा सबसे लो क्वालिटी की कॉफ़ी होती है वो कहाँ जाती है? इंस्टेंट कॉफ़ी वालों में। अच्छा, वो परचेज़ कर लेते होंगे। सही, 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 सही। तो उसमें ना ओरिजिन फिक्स होता है कि वो किस ओरिजिन की है, ना उसके अंदर अरेबिका रोबस्टा, तो मोस्टली रोबस्टा होती है जो लोअर ग्रेड होती है, और वो सस्ती भी होती है और वो कमर्शियल होती है, तो सस्ती आपके लिए भी सस्ती पड़ती है, टाइम कम लगता है। 2 चम्मच डाला और उसको हिलाया और कॉफ़ी बन गई। सही। तो वो भी ठीक है, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो इंस्टेंट वाली उसको पसंद है, लेकिन उनको ये एटलीस्ट पता हो कि हम ये पाउडर का दूध वाली चीज़ काम कर रहे हैं और ये हम वो वाला कीमा यूज़ कर रहे हैं जिसमें पता ही नहीं है कि क्या है। सही। और अगर आपको कॉफ़ी एक्सप्लोर करनी है और ये देखना है कि कॉफ़ी तो एक नेचुरल चीज़ है, तो दरख्त पे बनता है इसका फ्रूट, उस दरख्त में से ये निकला, वहाँ से ये आया और ये रोस्टर के पास गया और ये मेरे सामने बीन है, सही। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, आपके सामने ये अल्लाह मियाँ का बना हुआ कॉफ़ी बीन है, सही। इसका मैंने ग्राइंड करके इसको मिक्स करके मैंने ऐसी कॉफ़ी बनाई है। ठीक। नेचुरल प्रोडक्ट है सही। जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदों पे भी ये काफ़ी वो है आर्गूमेंट के वो फ़ायदे वाकई इंस्टेंट कॉफ़ी में भी मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं। हाँ। कैफीन क्वांटिटी की अलग डिस्कशन है, तो वो भी एक लंबा डिस्कशन, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स कि आपने ये हाँ कि मैं बिल्कुल लेमैन के लिए समझा रहा हूँ सही। कि कॉफ़ी पीने का शौक है, कॉफ़ी एक्सप्लोर करनी है, तो फिर आप कभी ब्राज़ील वाले ट्राई करेंगे, कभी वो ट्राई करेंगे, कभी वो ट्राई करेंगे। आज से 5-10 साल पहले ये अवेयरनेस नहीं थी। ऐसा ही है। अभी आप मुझसे कहेंगे यार मेरे पास तो कॉफ़ी मशीन नहीं है, मैं तो कॉफ़ी शॉप रोज़ रोज़ जा सकता हूँ। अगला सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं ही पूछ लेता हूँ। अब अगर आप माइंड में आ रहा होगा बिल्कुल। कि हाँ यार नेस्कैफे नहीं भी है तो क्या करें, हम क्या कॉफ़ी वगैरह जाएंगे रोज़ रोज़? हम कहते हैं नहीं यार फ्रेंच प्रेस ले लो ना, 3-4 हज़ार रुपये का। अच्छा, हाँ, फ्रेंच प्रेस खरीदो, अपनी पसंद के बीन्स खरीदो जाके, सही है। चाहे तो मार्केट से खरीद लो, फ्रेश रोस्ट नहीं लेना तो, लेकिन फ्रेश मार्केट से लोगे इम्पोर्टेड वाले, या फ्रेश रोस्टर्स इतने सारे अवेलेबल हैं। सही है। नोमैड है, राज है, कराची में 2 बड़े रोस्टर्स हैं, मजा उनकी वेबसाइट से जाके कोई अपनी पसंद का सोचो कि चलो मैं ब्राज़ील के बीन्स ट्राई होम डिलीवरी वगैरह हो जाती उनसे उनसे ग्राइंड मंगवाओ, ग्राइंड करवा के उनसे खरीदो, है। सही है। और फ्रेंच प्रेस पे रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कितने चम्मच डालना है, कितना गर्म पानी डालना है, कितनी देर छोड़ना है, हाँ, और ये यूं करके आपने अपनी कॉफ़ी बनाई। जैसे आपके ऑफिस में सही। एक फ्रेंच प्रेस खरीद के रखे, रोज़ फ्रेश कॉफ़ी बनाना शुरू करें, एकदम से आपका ऐसा इनहैंस होगा मज़ा कि आप बोलेंगे यार ये तो अच्छा, चलिए सर मैं इसको ट्राई कि करूँगा। अब और क्या करें, तो फिर हम कहेंगे इसके बाद मौका पॉट लो, चूल्हे पे रखने वाला छोटा सा मौका पॉट, वो कैसे बन गई है। अच्छा से लोग बड़ी मशीनों में जब इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, किसी मशीन में इन्वेस्ट मत करें, हाँ। फ्रेंच प्रेस या मौका पॉट छोटा सा, वो भी इटली वाला 20-25 हज़ार वाला नहीं, चाइना का बना हुआ 3-4 हज़ार रुपये वाला रिजल्ट सेम देगा वो। खरीदे, वहाँ से स्टार्ट करें। सही। अच्छा सर, ये आप कुछ टाइम पहले जो है आपके कभी भी कैफ़े के अगेंस्ट कोई रिव्यू आता है शॉर्ट वगैरह पे, काफ़ी अब तो ग्रुप्स हैं, तो आपका एक बड़ा मशहूर है कि आप फ़ौरन सीसीटीवी निकालते हैं और मिनट्स, सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स को आप लिखते हैं कि यार तू इस टाइम आया था, तुमने ये पिया था और फिर ये करके तुमने ऐसा चेहरा बनाया था। एक आपका रिव्यू आता है ना सर्टिफिकेट, आई एम सॉरी मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। तो वो ये मतलब लोग इसको नेगेटिव लेते हैं ना। अमूमन क्या होता है कि जैसे हम आप ही बैठे हुए हैं, आपने बोला यार ये जो मैं खा रहा हूँ ना ये पिज़्ज़ा ठीक नहीं है, इसको वापस लेके जाओ, नो क्वेश्चन आस्क, वो उठाएगा पिज़्ज़ा लेके जाएगा और आपको नया ला के दे देगा वो। और ये ओवर द टाइम लास्ट 7 to 8 ईयर्स में कराची के अंदर बहुत तेज़ी से हुआ है कि जब से ग्रुप्स आए, रिव्यूज़ आए, आपको फ्री मील भी मिल जाती है, आपको आपका ऑर्डर रिप्लेस हो जाता है पूरा विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये आप
कि क्या तरीके कार है यार इतनी। तो हमारी लोकेशन पे भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, आप कॉफ़ी वाले कस्टमर है, आपको पता है, आप वहाँ पे जाएंगे, आप कहेंगे यार ये कॉफ़ी ठंडी है, वो गर्म करके दे देगा। मेरा तो कभी बैड एक्सपीरियंस रहा नहीं, तो मैं ऐसा कह नहीं सकता। ठंडी है, या वो आपसे कहेंगे इस कॉफ़ी मज़ा नहीं आया, हाँ, तो कहेगा अच्छा आप बताएं क्या मज़ा नहीं आया, स्ट्रॉन्ग कर दूँ इसको, लाइट कर दूँ, दूध एक्स्ट्रा कर दूँ। मौका एक ड्रिंक है, बिल्कुल। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हर कॉफ़ी शॉप पे उसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सही। तो कस्टमर आके कहता है यार इसमें मुझे कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं आ रहा है। कहता है अच्छा कॉफ़ी का फ्लेवर एक्स्ट्रा शॉट डाल देते हैं आपके लिए, ले जाएगा, एक्स्ट्रा शॉट डाल देगा, मिक्स कर देगा, नहीं बना देगा दोबारा दे देगा आपके सामने। सही। आप और फिर आपसे पूछेगा अब ट्राई करें, तो आप बोलोगे हाँ अब सही हो गई। सही। बोलेगा कि नहीं नहीं आप सच सच बताएं, मैं तीसरी दफ़ा भी ठीक कर सकता हूँ। वो ये बोलेगा, कहेगा यार ऐसी नहीं बोले आप, सच सच बताएं, सही नहीं हुई तो मैं अभी एक और राउंड कर दूंगा आपके लिए। अच्छा, ये बोलता है वो। सही। फिर वो कहता है कि हाँ यार थोड़ा सा आपने बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो कहता है अरे मैं क्रीम डाल के लाता हूँ आपके लिए। मतलब वो अब लग जाएगा आपके साथ, क्योंकि उसको ये पता है कि आपने 500-600 रुपये खर्च किए ना, तो That's आप right. गाना थोड़ी देगा। आप बोलोगे नहीं नहीं यार बस ठीक है ना रहने, तो बोलेगा नहीं यार रहने कैसे दूँ सर, आप छोड़े ना इसको, आप साइड पे कर दे, अच्छा मज़ा ही नहीं आ रहा है ना आपको, हाँ। आप छोड़ दे रहे हैं इसको, मैं आपको कुछ और बना के देता हूँ, आप मेन्यू में से बताएं कुछ और ट्राई करें। अच्छा, और वो भी आप नहीं ट्राई करोगे तो कहेगा अच्छा फिर आप अपने पैसे वापस लें सर, मैं आपसे ऐसे थोड़ी पैसे ले लूँगा, आपने तो 2 सिप लेके छोड़ दिया, आपको मज़ा ही नहीं आया। तो ये पॉलिसी तो ये सारी चीज़ें हमारे हर आउटलेट पर रेगुलरली होती है। अगर आप वहाँ पे उसको कुछ बोलेंगे तो ना, नहीं तो वो सीसीटीवी वाला जो एलिमेंट है नहीं वो क्या। बोलेगा तो अब वो कुछ भी नहीं बोलेगा वहाँ पर। सही। और आपको रसीद देते वक्त उसने कहा है कि कोई भी फीडबैक और कंप्लेन करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे फीडबैक और कंप्लेन करें। अच्छा। और वो व्हाट्सएप नंबर किसका है? मेरा अच्छा, पर्सनल। डायरेक्ट नंबर पे आपसे रब्ता होता है वो। पूरे पाकिस्तान की सारी लोकेशंस पे रोजाना कितने 100 कस्टमर्स के पास मेरा पर्सनल नंबर जाता है, पता नहीं है उनको, अब पता चल गया सबको आपके पॉडकास्ट से कि वो इसका नंबर है। अच्छा, तो उस पर मैसेजेस आते हैं, मैं पर्सनली उनको अटेंड करता हूँ। तो उनको ये भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि शिकायत करनी है तो हमसे शिकायत करो। फिर जब वो शिकायत उस वक्त नहीं कर पाता है कि मैं टेक अवे लेके चला गया था, उसमें ये निकला, तो मैं कहता हूँ अरे ऐसा हो गया था, कोई बात नहीं, ये मैसेज दिखा के दूसरी कॉफ़ी ले लेना अगली दफ़ा। अच्छा। तो हमारा ये सब जनरल चल रहा होता है। लेकिन आप जो है वो जाएंगे सोशल मीडिया पे सही है। और वहाँ जाके बोलेंगे कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें वेरीफाई करना है कि केस जेन्युइन भी है कि नहीं। हमारे फ्रेंचाइजीज हैं सारे। मैं कैसे उनसे कह दूँ कि इसको फ्री कॉफ़ी दो? वो बोलेगा यार इसको इतनी परफेक्ट कॉफ़ी दी हमने, फीडबैक लिया इससे हमने, इसने कहा सब कुछ परफेक्ट है, फीडबैक लिए बगैर हम किसी को जान नहीं देते। टेक अवे वाले को बोलते हैं यार एक सिप तो ले लो ना जाने से पहले। जिद करता है हमारा कस्टमर, हमारा स्टाफ। अच्छा। वो कहता है यार सही है यार। कुछ कस्टमर जो बोलते हैं अरे यार रोज़ तो लेता हूँ, परफेक्ट ही होती है ना। तो वो क्या कहता है हमारा स्टाफ? कहता है नहीं मैं तो आज की कॉफ़ी का पूछ रहा हूँ, आज कैसी है, अच्छा, आप एक सिप लेना। वो रोज़ वाले कस्टमर को बोलता है कि एक सिप लेना। तो ये कि आप सबको तो ज़ाहिर है खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो उसको बैड कस्टमर फीडबैक होगा। ले लिया, उसको ट्राई भी करवा दिया, उसने कहा सब सेट है। और फिर एकदम से उसको क्या मूड हुआ कि सोशल मीडिया जाकर उसने कहानी बना दी। तो मैं उस कहानी को वेरीफाई करना है मुझे। मैं सबसे पहले जवाब देने से पहले, और मैंने ये रूल बनाया है कि सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सेज मैं खुद करूँगा, अच्छा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसकी चाहे वो लाहौर से आया कंप्लेन, जहाँ से भी आया है, सही। मैं उसको हैंडल करूँगा। हैंडल करने से पहले क्या करूँगा, मैं अपने आउटलेट से पूछूंगा कि ये बंदा है, ये इसकी रसीद है, ये ऑर्डर है। कभी कभी उसकी कहानी मैच करेगी, वो कहेगा कि हाँ वो ट्राई किए बगैर निकल गया था, तो मैं कहूँगा ठीक है फिर मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ, वो आएगा दे देना। सही। अगर उसने कहा कि नहीं उसके साथ तो ये हुआ था, नहीं उसने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, नहीं उसने तो यूँ किया था, नहीं वो तो मिनिमम स्पेंडिंग पे बहस करके गया मुझसे, वो तो उल्टा हमें सुना के गया है कि 400 रुपये क्यों देने हैं मुझे और ये क्यों करना है। ये तो वो कस्टमर है जो जीएसटी नहीं पे करना चाह रहा था, ये तो वो कस्टमर है जो ये करा था हमारे साथ। अच्छा, अब उस कस्टमर को साथ में क्या करूँगा आपके ख्याल में? फिर इस तरीके से डील कर। कॉफ़ी ले जाओ जाके। क्यों? मैं उसको कभी भी फ्री कॉफ़ी नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी पूरी स्टेटमेंट गलत है। सही। अब उसी स्टेटमेंट को मैं करेक्ट करवाऊंगा, मैं कहूँगा एक्चुअली ये हुआ था। अच्छा सर, फ्रेंचाइजीज की आपने बात करी, थोड़ा सा आपके फ्रेंचाइजिंग मॉडल को समझते हैं। तो वो हमेशा हम सीसीटीवी कैमरा नहीं निकालते हैं ना, हमेशा वो टाइम वाला। वो एक मरतबा बड़ी डिटेल से हुआ था बादराबाद वाले आउटलेट में, तो उस वक्त से मशहूर हो गया था ये। हाँ, और उसके बाद 2-3 मरतबा और भी हुआ था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब हमारे रिव्यूज़ के रिस्पॉन्स देखेंगे तो लोग वेट कर रहे होंगे कि सीसीटीवी कैमरा कब आएगा और कब उसकी वो निकलेगी हिस्ट्री। लेकिन ज़रूरत उसकी पड़ती ही नहीं है, हमारा स्टाफ बता देता है और उसने बताया होता है, स्टोरी मैच करती है। सर वैसे आपको नहीं लगता कि जैसे आप एक कैफ़े या रेस्टोरेंट का ओनर होते हो, ईटरी का ओनर बस होते हो। एक और बात मैं ऐड कर दूँ, उससे पहले आपके सवाल पे आता हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने स्टाफ और फ्रेंचाइजीज को प्रोटेक्ट करते हैं। हम ये नहीं बिलीव करते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे कस्टमर्स जो है वो अननेसेसरी एडवांटेज लेना चाहते हैं ऐसे ही। कि मैं कंप्लेन करूँ मुझे फ्री में मिल जाए। ना मैं किसी से फ्री चीज़ खाना चाहता हूँ कंप्लेन करके, ना मैं किसी को फ्री चीज़ देना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज उसने कंप्लेन करी, अनलेस कि उसकी कंप्लेन जेन्युइन है। सही। तो हमने पहली मर्तबा इस इंडस्ट्री के अंदर ये बोला कि नहीं कस्टमर इज़ रॉन्ग, तुमने झूठ बोला पूरा ऊपर से नीचे तक। ये सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट है और ये सब, ये मैनेजर है और ये उसका नाम है और इतने में ये हुआ था, इतने में ये हुआ था। तो वो हम उसको कॉल आउट करेंगे अगर खुल्लम खुल्ला आके वो करेगा तो। और ये अभी भी होता है,
अच्छा, हमें स्टोरी पता चल जाती है पहले से हाँ। कि आज कस्टमर ने ये किया है हमारे साथ। तक किसी ग्रुप पे आ जाए। हाँ, हाँ। पिछले हफ्ते दुकान बंद होने से 2 मिनट पहले आके उसने जिद करी कि नहीं मुझे बना के दो, नहीं मुझे बना के दो। स्टाफ ने कहा सर हम नहीं लेते हैं 12 बजे के बाद ऑर्डर। उसने कहा यार 2 मिनट तो बाकी है, 12 ही तो बजाए, बनाई दो ड्रिंक। उसने कहा नहीं सर हम नहीं लेते हैं। सही। और उसने मुझे अलर्ट कर दिया कि उसने मुझसे बहुत बहस की, उसने मुझे बहुत सुनाई, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। और उसने कहा कि मैं मुश्क को जानता हूँ, मैं शिकायत कर दूंगा। तो मैंने कहा सर आप कर दें, मुशी का तो रूल है ये। ना सुबह हमें 5 मिनट लेट आना अलाउड है, और यहाँ से रात को लेट निकलना भी हमें अलाउड नहीं है। अगर हम यहाँ से लेट जाते हैं तो हमें डांट पड़ती है। सही। हमारा रूल ये है कि 12 बजे कस्टमर को बाहर निकालो, 12:30 बजे घर जाओ। अगर हम 12:30 बजे घर नहीं जाएंगे तो हमें वैसे ही डांट पड़ेगी जैसे सुबह लेट आने में डांट पड़ती है कि तुम क्यों बैठे हो 12:30 के बाद। अच्छा। और हम कहेंगे कि कस्टमर बैठा हुआ था, तो हम से कहेंगे कस्टमर को निकाला क्यों नहीं तुमने। अच्छा, तो 12 बजे निकाल देना है अपने कस्टमर को, कोई और जहाँ पे 12 बजे का टाइम है, जिस आउटलेट की बात कर रहा हूँ, वरना जनरली 12:30 पे लास्ट कस्टमर को निकलना होता है। अच्छा। हमारे कस्टमर्स को पता है ये बात। मैं पर्सनली जाकर उसको बोलूंगा, कस्टमर पहली दफ़ा आता है बोलता है आप हमें जा रहे हो घर है। हमने कहा हाँ जाने को कहते, जाहिर है स्टाफ को घर जाना है ना भाई। अरे तो यार अभी तो हम आए हैं। तो हमने कहा आपको आया था, तुमने बताया था कि 20 मिनट और फुले हम तो सीरियस है इस मामले में। 12 बजे आप 12:30 निकलेंगे, आधे घंटे में स्टाफ क्लीन करके 1 बजे निकलेगा। हम चाहते हैं कि वो 1:01 भी ना हो उसका, हम चाहते हैं वो 1 बजे ही घर निकले। इसी तरह तो हम उसको सुबह 8 बजे बुलाते हैं टाइम पर। सही, ये थोड़ी होगा। ये भी अगेन शायद हम पहली दफ़ा कर रहे हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से तो पहले दफा। एस्टैब्लिश रूल है ये कि रात को जाने का कोई टाइम नहीं है। अच्छा सर, ये जो आपने अननेसेसरी एडवांटेजेस की बात करी जो कस्टमर्स अमूमन लेते हैं, और काफ़ी हमने भी देखा है लोग ले रहे होते हैं, ये आपको क्या लगता है कहाँ से ख़राबी आई है? ये ग्रुप रिव्यू ग्रुप से आई है या रेस्टोरेंट्स वालों ने जो है ये लोगों की आदत ख़राब करी है? क्योंकि पहले से नहीं होता था सर। ऑल कॉम्बिनेशन, सोशल मीडिया इज अ बिग पार्ट ऑफ इट। कि सोशल मीडिया पे कोई बात डाल दी अगर, तो फ़ौरन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो फ़ौरन से उसको सॉरी बोलो, उसको बोलो रिव्यू मिटाओ। आप कितना सीरियस लेते हैं इसको? सो इट ऑल स्टार्ट विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आ गया है तो जाहिर है उसकी वजह से एकदम आसान हो गया है लोगों के लिए किसी ब्रांड को बदनाम करना। हाँ। और फिर पहला एलिमेंट वो है। दूसरा एलिमेंट वो है कि रेस्टोरेंट जो हर कस्टमर से डर के उसको हर वक्त फ्री ऑफर कर देगा, उनकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स और ग्रुप्स का इसमें ज़्यादा वो है। हाँ, बस फूड ग्रुप्स तो इसलिए नहीं बने हैं, हाँ। लेकिन फूड ग्रुप्स एक अच्छी चीज़ है। फूड ग्रुप्स इसलिए बने हैं कि उस पर लोग रिव्यूज़ करें। लेकिन सर उसके उसके तो ज़्यादातर अब नेगेटिव रिव्यूज़ ही मिलते हैं आपको। ज़्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज़ कहाँ आते हैं उसके ऊपर? बिल्कुल। आप जहाँ देखें तो नेगेटिव, आप बड़े बड़े ग्रुप्स के ऊपर देखें नेगेटिविटी ही है। चलिए सर, इस पे हमारी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं थोड़ा सा ज़रा फ्रेंचाइजिंग मॉडल जानना चाहूँगा कॉफ़ी वगैरह का। इस वक्त आपके पाकिस्तान में टोटल कितनी फ्रेंचाइजेज हैं? हम अब तक 15 लोकेशंस लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है। लोकेशन नंबर 16 हमारी अगस्त में इंशाल्लाह फ्यूल पंप की होगी। ओके, लोकेशन नंबर 17 इंशाल्लाह सितंबर में हमारी लाहौर की बैरिया टाउन पे काम चल रहा है। सही। और वो सब की सब फ्रेंचाइज मॉडल हैं। जो मैं आपको शुरू की स्टोरी बता रहा था, तो उसमें के शुरू में हमने क्या डिसाइड किया हुआ था, उसी वक्त डे 1 से ये डिसाइडेड था कि अगर ग्रोथ मॉडल, हमारी जो ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है वो फ्रेंचाइज मॉडल से ही चलेगी। सही है। अपनी लोकेशंस पे हम बिल्कुल काम नहीं करते। तो हमने आज तक सिवाय अपनी एक लोकेशन के कोई लोकेशन ऑन नहीं करी है। अच्छा। हमने प्लान के हिसाब से 1 साल पूरा होने के बाद फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च किया, और उसमें वो फर्स्ट हमारी लोकेशन थी मस्कन वाली, असद एंड महविश वाली। और फिर हमारा ये गोल था कि कराची में हम 5 लोकेशंस बनाएंगे। सही। वो जो हमारा सेकंड ईयर था उसमें हमने कराची के 5 लोकेशंस पूरे किए। फिर हमारा गोल था कि अब हम कराची से बाहर का काम शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद 2 साल कोविड पीरियड आया। उस कोविड पीरियड में हम लोगों ने अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया ताकि लोग बीन्स ऑर्डर कर सकें घर बैठ के। सही। उसमें हमने अपना बरिस्ता एकेडमी लॉन्च करी ताकि लोग हमारे आउटलेट पे आके कॉफ़ी बनाना सीख सकें। अच्छा। उसी में हमने कॉफ़ी रिक्शा लॉन्च किया, कॉफ़ी ऑन व्हील्स। मेरे ख्याल से बहादराबाद, शरीफाबाद में जो हाँ, तो वो हमने कोविड पे वो सब किया। फिर कोविड के ऑलमोस्ट ख़त्म होती फिर से हम ट्रैक पर आए थे। बैरिया टाउन लॉन्च हुआ, हैदराबाद लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद। पिछले साल हमने फूड कोर्ट्स के अंदर कियोस्क वाला मॉडल स्टार्ट किया। डॉल्मेन तारिक रोड से स्टार्ट होगा। उसकी सक्सेस के बाद फिर लकी वन, फिर उसकी सक्सेस के बाद ओशन मॉल, फिर हैदराबाद का बुलेवार्ड मॉल। अब मॉल्स इतने हैं नहीं और स्ट्रैटेजी हमारी बड़ी है, तो अब हम तीसरे वाले मॉडल पे आ रहे हैं, फ्यूल पंप वाला। अच्छा। वो स्ट्रैटेजी हम लॉन्च करेंगे और फिर इंशाल्लाह एक और फास्ट ट्रैक मिलेगा हमारी ग्रोथ को। तो ये मॉल्स वाले जो फ्रेंचाइजेज हैं ये भी आपने मतलब सेल आउट की हुई हैं या फिर आप खुद ही इसको मैनेज? फ्रेंचाइज होती हैं सारी। अच्छा, सारी लोकेशन है सिर्फ बदर वाली जो है वो अभी आप ऑन करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी कंपनी की हायरार्की है क्या? मतलब मुश पंजवानी, उसके नीचे कौन आ रहा है? फ्रेंचाइजीज डायरेक्ट हैं या आपने अपने साथ भी कुछ लोग रखे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तरह तरह के? हमारा तो बड़ा सिंपल सा फ्लैट मॉडल है बिल्कुल। 3-4 हमारे कॉर्पोरेट टीम के लोग हैं। अच्छा। जो फाइनेंस एडमिन को देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, इवेंट्स कोऑर्डिनेशन देखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन। तो 3-4 लोग हमारी कॉर्पोरेट टीम है। तो हम 4-5 लोग मिल के ये पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं।
आपने लोगों को लगता है कि 50 लोगों की टीम बैठी होगी पीछे, कोई बड़ा ऑफिस होगा, कोई ऑफिस नहीं है। कॉफ़ी वगैरह क्लिफ्टन आउटलेट में एक छोटी सी डेस्क है, उस डेस्क में मेरा उधर से ही सारी ब्रांचेस इसी के बराबर में 3 और डेस्क लगी हुई हैं। वो एक छोटा सा क्लिफ्टन आउटलेट हमारा ज़रा डिफरेंट डिज़ाइन हुआ है। वहाँ पे हमारे 4 स्टाफ के बैठने की जगह है, हालांकि 2 लोग घर से काम करते हैं बट उनकी भी स्पेस है वहाँ पर। अच्छा, तो वो 4 की मेंबर्स हैं हमारे, बाकी सारे जो है वो आउटसोर्स हुआ हुआ। और ये वेबसाइट आउटसोर्स हुई हुई है हमारी, हमारा पूरा मार्केटिंग का एक बहुत बड़ी कंपनी है डिजिटल एगेड्स, अच्छा जो हमारी मार्केटिंग देखती है, हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करती है। अच्छा कंटेंट स्ट्रेटजी अभी भी मेरे पास से आता है मोस्टली, बट उसको मैनेज करना होता है हर कंटेंट और स्ट्रेटजी को सही से, वो सब देखती है। तो छोटी सी टीम लेकिन बहुत ही पैशनेट और बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही एफिशिएंट। मैं 12 घंटे काम करता हूँ पर्सनली, ऑफिशियली 11 से 11, सही कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है। सही। हमारी टीम के ज़्यादातर लोग 12 घंटे काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट टीम में लोग हैं। अच्छा, आपकी जो जैसे सो आई एम नॉट प्राउड कि वो सब 12 घंटे काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सब उनके काम टाइम श्रिंक हो, बट वो है ऐसा कि ताकि वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा हाँ इम्प्रूव हो। नहीं तो सर, अभी जैसे अपनी फ्रेंचाइजेज हैं, कोई खरीदना चाहता है फ्रेंचाइज, कोई आपके पास आता है, तो आप किस उस पे इसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं? coffeewagera.com/franchising वहाँ से काम शुरू होता है कि उसको जाके पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, हमारी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करें, हमारी स्टोरी पढ़ें। उसी के नीचे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, आपका कमिटमेंट क्या होता है। तो सिर्फ पैसे पे ज़ाहिर इवैल्यूएट नहीं करना होता है, वरना बहुत सारी गोल जगह होते हैं। अच्छा सर, इसको हम रैपअप करेंगे, तो उससे पहले मैं आपसे 2 से 3 सवाल कर लूँ कि आपने, अगर आप बताना चाहें कि आपने जो फर्स्ट अपनी फ्रेंचाइज जो आपने मस्कन वाली जो बेची, वो उस वक्त आपने कितने की बेची थी? आपकी अगर शेयर करना। उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, हमने 15 लाख से स्टार्ट किया था, सही है। और अभी? और अब जो है वो 30 लाख है। अच्छा, और 15 से 30 40 लाख होने वाली है कुछ दिनों। सही है। वो फ्रेंचाइज फीस होती है, बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है। इस वक्त बेसिक इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइज में 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस लगती है। सही। फिर उसके बाद अगर आप डाइनिंग लोकेशन बनाना चाहते हैं, तो उस लोकेशन को बनाने का खर्चा तकरीबन 50 लाख होता है। तो 30 प्लस 50 80 लाख का खर्चा होगा। अगर आप कियोस्क बनाना चाहेंगे तो 50 लाख के बजाय 30-35 लाख का खर्चा होगा। तो 30 प्लस 35 आपका 65 लाख का खर्चा होगा, या 80 लाख का खर्चा होगा। वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। सही 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 सही। अच्छा सर, मैं और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स टारगेट्स, वो सब कुछ हम बैठ के समझाते हैं लोगों को कि क्या होता है। वो एक अलग डिटेल डिस्कशन होता है, बट बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है ना, कितने पैसे होंगे शुरू करने के लिए। वो क्राइटेरिया ज़रूरी है, वो है तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम कमिटमेंट आपका कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करें। अच्छा, इसीलिए हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो ज़िंदगी भर में बहुत पैसा बना चुके हैं और अब उनको शौक हो रहा है कि कैफ़े भी खोल लेते हैं, सही 2-3 ये भी फैक्ट्री है, फलाना रेस्टोरेंट भी है, कैफ़े भी खोल लेते हैं। वैसा कोई हमारे पास हार्डली कोई होता है। अच्छा अच्छा सर, मैं जितना मैं तब कॉफ़ी वगैरह को देखते हैं, कॉफ़ी वगैरह को आउटलेट्स पे जाने से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं ना। आपकी माशाल्लाह वीडियोज़ आ रही होती हैं, अभी आपने आम और कॉफ़ी का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाया हमें। तो मैं बड़ा सवाल ऐसा करूँगा जिससे शायद आपसे पहले कभी किसी ने ना किया हो। कॉफ़ी वगैरह चल रहा है आपके चेहरे पे, ये मैं एज अ कस्टमर आपसे बात कर रहा हूँ कि मुश पंजवानी के नाम को मैं जानता हूँ, कॉफ़ी वगैरह को मैं बाद में जानता हूँ। आपको क्या लगता है कल को आप नहीं रहते, कल को आप मर जाते हैं, हकीकत है मरना ही सबने, तो आपके जो इतनी फ्रेंचाइजीज़ हैं जिन्होंने आप पे इतना ट्रस्ट किया हुआ है, इस ब्रांड की क्या उस वक्त वैल्यू होगी? क्या इसी तरीके से ये ग्रो करेगा? ये सवाल जैसा मैकेनिज्म है, ये सवाल सब पूछते हैं और सबके जहन में होता है, और इसका जवाब ये है कि हर बिजनेस को सक्सेशन प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। और मैं भी एज अ बिजनेसमैन उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ कि देयर इज अ सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग ये होता है कि मैं नहीं हूँ तो क्या होगा, और वो हमेशा से बड़ा क्लियर फोकस होता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर मुसलसल काम चलता रहता है। अच्छा, हाँ, और सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि मैं इस इक्वेशन से बाहर निकला तो क्या होगा। इसीलिए सिस्टम्स और प्रोसेस बनाए जाते हैं, और सिस्टम्स और प्रोसेस नहीं होंगे तो फ्रेंचाइज मॉडल चलेगा ही नहीं। सही। फ्रेंचाइजीज इस वक्त हमारे बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं, और हमारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस उनको सपोर्ट करते हैं, हमारी कॉर्पोरेट टीम उनको सपोर्ट करती है। अच्छा। तो ये तो एक बात हो गई ना। और अभी वो सिस्टम्स और भी डेवलप होते जा रहे हैं, और भी बेहतर होते जा रहे हैं। सही। एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ ये हो गया कि मार्केटिंग 4 साल से, पिछले 5 साल से मार्केटिंग मेरे अपने हाथ पे थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने लोगों को डेलीगेट करना शुरू किया, और अब जाके कुछ महीनों पहले हमने एक पूरी मार्केटिंग टीम को आउटसोर्स किया हुआ है। अच्छा। अब मेरे पास से आता है कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी, लेकिन उसको सारे प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाना, सही। टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, वो आपने उसको किस तरह से किस तरह वहाँ पे करना है, वो उनका काम है। सही है। मेरा चूँकि बैकग्राउंड है ट्रेनिंग में, तो मेरे लिए बड़ा नेचुरल होता है वीडियोस क्रिएट करना, एजुकेशनल वीडियोस, फन वीडियोस क्रिएट करना। तो मैं कंटेंट बनाता रहूँगा। लेकिन कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं इस बात को कि अब हमारा बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जिससे मुश होता ही नहीं है। अच्छा। पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है और वो एक बात कर रही है,
और ऐसी वीडियोस बहुत सारी आती हैं महीने। वो जो अभी एक शटर खुलवाने वाली थी आपके टीम मेंबर्स नहीं थे, उन्होंने मेरे ख्याल से शूट की थी, उसमें आप नहीं थे, हाँ, तो एक बहुत कस्टमर आता कि मुझे कॉफ़ी दो। अब हमारी जो टीम है वो प्रिपेयर होती जा रही है, उसको देख देख के ट्रेन होती जा रही है मतलब सबको आपने मुश्त बना देना है। कि मैं उनसे कहता हूँ कि ये आइडिया है, बनाओ। और हमें पता है कि हर आउटलेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही। वीडियो को बनाते हैं। पिछली दफ़ा जो वीडियो आई थी उसमें क्या था, जिसमें हर आउटलेट की एक बंदे ने एक ड्रिंक इंट्रोड्यूस की थी। 10 बेसिक कॉफ़ीज़। अच्छा। मैंने अपने बरिस्ता से कहा कि तुम्हारी ये, तुम्हारी ये, तुम्हारी ये, तुम्हारी ये, तुम्हारी ये, तुम्हें एक लाइन में बताना है कि लाटे क्या होती है। अच्छा। यूँ करके तुम्हारे हाथ में लाटे का ग्लास होना चाहिए और तुम बोलोगे इसमें होता है एस्प्रेसो शॉट, दूध और बर्फ। ये लाइन बोलनी है तुम्हें। अच्छा। और वो हमारी सुपर हिट वीडियो थी, उसमें मुश्त नहीं है, उसमें 10 बरिस्ताज की 10 लाइनें हैं। सारी टीम है। हाँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए होता जा रहा है कि वो लोग करते जा रहे हैं। अच्छा, ये सर एक बात है कि कॉफ़ी वगैरह पे हम नहीं देखते कि आप जो है कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को या ब्लॉगर्स को इनवाइट करते हो और उनके लिए कोई फ्री डाइनिंग सेटअप आपने रखा हुआ हो मार्केटिंग प्रमोशन के लिए। मेरे ख्याल से आपने शुरू से कभी इस चीज़ को फोकस किया नहीं और आपकी तरजीहात में है भी नहीं है। इसको बड़ा क्लियरली फोकस किया था हमने डे 1 से। अच्छा। अब बिल्कुल क्लियर था कि हम कभी भी ये नहीं करने वाले हैं। बड़ा फोकस करके हमने डिसाइड किया था। तो एक बहुत बड़ी मार्केट थी जो आपने लूज करी है आपने। तो उसका रीज़न ये था कि मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं और मेरा जो मार्केटिंग का बैकग्राउंड है और मैं पिछले 20 साल से दुनिया भर को मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं अपनी ब्रांड की मार्केटिंग अगर खुद नहीं करूँगा, सही। अपने आप को वो चैलेंज नहीं दूंगा जो मैं पूरी दुनिया को दे रहा था पिछले 20 साल से कि मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग, पैसा खर्च किए बगैर मार्केटिंग। सही। अगर वो चैलेंज मैं अपने आप को नहीं दूंगा तो क्या मैंने सिखाया दुनिया भर में और क्या मैंने किया? सही। तो वो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया, ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग। ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि किसी को फ्री कॉफ़ी मिल ही नहीं सकती। सही। ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि फोटोग्राफी जो है वो हम अपने फ़ोन से खींचेंगे, हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी पैसे नहीं खर्च सकते। अच्छा। वेबसाइट हम खुद बनाएंगे, फोटोग्राफी हम खुद करेंगे, वीडियोस हम खुद शूट करेंगे। सारी वीडियोस जिसका आप जिक्र कर मोबाइल से बनी हुई है ज़्यादातर। वो यूँ करके बनती है। आज ज़्यादा होता है। अभी यहाँ आने से 2 मिनट पहले हाँ। हमारे उसको कस्टमर ने पूछा कि यार पासवर्ड क्या है? तो उसने कहा कि आपको नहीं पता? नहीं, उसने कहा कि उसने कहा आपको नहीं पता? कस्टमर ने कहा यार बताओगे तो पता होगा ना? अच्छा। नहीं, उसने कहा कि आपको याद नहीं? हाँ, उसने कहा आपको नहीं याद? उसने कहा यार बताओगे तो याद रखूंगा ना? तो उसने कहा बताया तो है, आपको याद नहीं, यही तो बात आपको याद नहीं। तो वो एक अलग फनी सीन हमारे हर कैफे पे होता रहता है। नए नए पासवर्ड आते हैं, सही। आपको याद नहीं, किसका पासवर्ड है ही नहीं, वाईफाई नहीं चल रहा, ये सब पासवर्ड होते हैं। अच्छा। तो उसने जब ये लाइन बोली तो निकलने से पहले मैंने कहा यार दोबारा बोला था वो वीडियो बन गई, वो पोस्ट हो गई। सही। मतलब अच्छा, आपने ना फ्री फूड देना है ना फ्री फूड लेना है। आपके रिव्यूज़ जो आप तो प्रोफेशनल रिव्यूअर भी हैं सर। हाँ, तो बैक टू दैट कि वो एक तो ये था कि भाई फ्री में कॉफ़ीज़ नहीं पिलाएंगे हम लोगों को, और अगर फ्री कॉफ़ी किसी को पिलाएंगे और उससे तारीफ़ करवाएंगे तो मुझे लगा कि वो एथिकल नहीं है। रिश्वत टाइप का सीन आ गया उसमें। हाँ, मुझे लगा कि ये एथिकल नहीं हुआ ना। प्रोफेशनल किसी ब्राइब। को बुलाऊं और उसको फ्री में बहुत कुछ खिलाऊं पिलाऊं तो वो तो अंडर प्रेशर होकर तारीफ़ ही करने वाला है ना। सही सही। तो मुझे वो एथिकल नहीं लगा। आई मीन फूड ब्लॉगर्स नाराज़ हो जाएंगे बात सुन के, मैंने कभी बोला नहीं ऐसे, बट Yeah. फूड ब्लॉगर्स वो भी होते हैं जो पैसे दे के खरीदते हैं और genuine review देते हैं। रिव्यूज़ लिखते हैं, जेन्युइन रिव्यू देते तो ज़ाहिर है उनकी रिस्पेक्ट अलग तरह की है। ऐसा ही है। और वो लोग की जो मुझे कहते हैं कि हमें इनवाइट करें, हमारे फॉलोअर्स देखें और हमें इनवाइट करें, रोज़ मैसेज आता है। अच्छा, आते हैं मैसेज। हाँ, तो कॉपी पेस्ट है उसका कॉपी पेस्ट ये है कि हमारी तो कॉफ़ी सिर्फ 400 रुपये की है। अच्छा, अब ये सबको पर ये सेंड कर देता है। हम कहते हैं वो सिर्फ 400 रुपये की तो कॉफ़ी है। अगर आपको कॉफ़ी पीने का वाकई शौक है तो अब तक तो आपको ट्राई कर लेनी चाहिए थी हमारी कॉफ़ी। हमारी अवार्ड विनिंग कॉफ़ी में इतने अवार्ड मिल चुके हैं। सही। अगर आपको वाकई कॉफ़ी का शौक है तो आपको ट्राई कर लेनी चाहिए थी, अभी भी आके ट्राई कर लें। सिर्फ 400 रुपये की तो है। सही। और हमारा जो मार्केटिंग मॉडल है, जो प्राइसिंग मॉडल है, उसमें हमारे पास गुंजाइश नहीं होती है फ्री कॉफ़ी पिलाने की। हमें ब्लॉगर्स और रिव्यूअर्स बहुत पसंद है, वी लव यू, बट हम आपको फ्री में कुछ नहीं ऑफर कर सकेंगे, स्पेशली हाँ। इन रिटर्न फॉर रिव्यू। सही। तो प्लीज़ आप आके ट्राई करें अपने पैसे खर्च करके। अगर पसंद आए तो लिख दीजिएगा। लिखें, ना पसंद है तो भी लिख ना दीजिएगा। पसंद आए तो लिख भी सकते हैं, मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो हमारा कॉपी पेस्ट रिस्पॉन्स है, वो अच्छा। रोज जाता है। अच्छा। लो, सही सही सही। मैं फ्री कॉफ़ी नहीं पी मैंने आज तक। आई पे एवरी डे, अपने रेस्टोरेंट पे, अपने कैफे पे। एवरी डे, रोज शाम को हिसाब होता है मेरा। आजकल सुबह में होता है पिछले दिन का हिसाब, क्योंकि 2 शिफ्ट अलग अलग होती हैं तो कराने की जाते हैं वैसे पूरे दिन में। 2 फीस, 2 कॉफीज। बट बीच में स्नैक्स होते हैं, कभी मेरा नाश्ता वहाँ पे होता है, कभी शाम का ये होता है, कभी कुछ होता तो वो है। सबकी पेमेंट आप खुद करते हैं अपने कैफे के ऊपर? अपना, हाँ, मी माई फैमिली एवरीबडी पेज। अच्छा, मतलब फ्री किसी के भी नहीं है, ना मुश्किल है ना फैमिली के लिए। सही। तो सर मैं पॉडकास्ट में आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाए अगर अभी, तो मैं उसको बोलूंगा वो सेल्फ सर्विस सामने ऑर्डर कर खरीद के आ जाओ। पेमेंट कर दे।
और वो उसको इसी तरह से बोलेगा सर आपका टोटल हो गया सिर्फ 450 रुपये। सही है, वो पेमेंट करके बैठ जाके कि मेरी तरफ देखेगा भी नहीं कि यार ये इमरान खान आ गया, इसके भी पैसे लेने हैं क्या? नहीं देखेगा मेरी तरफ, उसको भी यही कहेगा सर आपका टोटल सिर्फ इतना हो गया जीएसटी मिला के। सही 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 सही। सोचेगा भी नहीं वो एक सेकंड के लिए, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। ये फ्री कॉफ़ी थोड़ी दे सकते। खैर अब तो काफ़ी लोगों को क्लियर हो ही चुका है कि कॉफ़ी वगैरह पे कुछ भी फ्री मिलना नहीं है। तो हम उसकी वजह से एक कम्युनिटी है छोटी सी जो पसंद नहीं करती है हमें। बहुत छोटी होगी वैसे वो, हाँ छोटी है। ज़्यादातर लोग तो पसंद करते हैं आप। हाँ तो जिनको ये है कि वो कभी हम उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। सही वो कहते हैं कि हम रिव्यू लिखेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम कहते हैं नहीं फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। सही 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 सही। तो सर काफ़ी बड़े अच्छा वो रहा पॉडकास्ट आपका, काफ़ी टाइम लिया और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इनविटेशन पे आए यहाँ पे। और इंशाल्लाह कि कल आगे चल के जब पॉडकास्ट और आएंगे तो फिर आपको दोबारा इनवाइट करेंगे किसी और टॉपिक पे, आपकी हैप्पीनेस ट्रेनिंग वगैरह पे इसको बुलाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। मुशफिक वानी साहब की बातें आपने सुनी होंगी। किसी को भी भाई अगर कॉफ़ी वगैरह की फ्रेंचाइज़ लेनी है और ख़ास तौर पे कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जो वो प्रेफर करते हैं, तो आप इनसे रब्ता करें कि वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और अगर हमारा पॉडकास्ट ये पसंद आया हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो इसको फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। ये पहला पॉडकास्ट है, रिकॉर्ड चल रहा है। जी जी। तो ये पहली मरतबा पॉडकास्ट है, कोई ऐसा इंटरव्यू है मेरी लाइफ का शायद जिसमें सलमा का नाम नहीं आया एक मरतबा भी, ओहो क्योंकि उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आया आपका। सही सही। तो मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ एंड में ओके कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड माई लव सलमा, ओके। जिससे मुझे 15 साल की उम्र में इश्क हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ ट्रैक पे आई थी, जिसकी वजह से मेरे बड़े बड़े लाइफ के ड्रीम्स डेवलप हुए और पूरे हुए। तो बस वो एक स्टेटमेंट दे दिया मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं सर ये बहुत अच्छा है। मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। नहीं आपकी इंटरव्यू कंप्लीट। मैं सॉरी इस पे मेरे पास था भी ये सवाल, मैं नहीं कर सका, टाइम जाहिर है हर चीज़ कवर नहीं हो सकती है। लेकिन मैं ये एक बात कहूँगा कि आप जो है जितने एक्सप्रेसिव हैं माशाल्लाह, आपने बताया 57 के आप हैं, तो आपकी जनरेशन के लोगों को अगर हम देखते हैं मिलते हैं तो अमूमन इतने एक्सप्रेसिव होते नहीं हैं आउटसाइड द बेडरूम। तो सर ये बड़ा अच्छा आपने वो करा और अल्लाह करे कि आप लोग साथ रहें और हमेशा सलामत रहें। और अगेन थैंक यू वेरी मच शुक्रिया फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़।